गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12th अकाउंटेंसी का हमारा चैप्टर चल रहा था कंपनी अकाउंट का इशू ऑफ शेयर, जिसमें हमने पहले कंपनी के बारे में बता दिया, शेयर किसे कहते हैं ये भी पहले के वीडियो में बता दिया गया। आज हम डिस्कस करते हैं अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ शेयर, कि शेयर को इशू कैसे किया जाता है। कि एक निजी कंपनी तो शेयरों का इशू कर ही नहीं सकती, एक पब्लिक लिमिटेड यानी कि एक सार्वजनिक कंपनी, एक लिमिटेड कंपनी अंशों का इशू करती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं कर सकती। तो उसके क्या क्या तरीके हैं, तो सबसे पहले लिखे अंशों का निजी विक्रय, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, जो शेयर है उनका प्राइवेट प्लेसमेंट। तो जो कंपनी अधिनियम 2013 है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2013 की धारा 42 के अनुसार एक कंपनी अपने शेयरों का निजी तौर पर इशू कर सकती है, यानी कि जो संचालक हैं वो अपने व्यक्तिगत तौर पर उन शेयरों को विक्रय कर सकते हैं जो खास तौर पर उनके रिलेटिव है, उनके जानने वाले हैं, म्यूचुअल फंड है, जो है प्रवासी भारतीय हैं या अन्य कोई उनके ग्रुप की कंपनी है, उनको वो शेयर बेच दिए जाते हैं। जो भी शेयर कंपनी इशू करना चाहती है उनके लिए प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया जाता, यानी कि पर विवरण जारी नहीं किया जाता, पर विवरण जारी नहीं किया जाता, प्रोस्पेक्टस जारी नहीं किया जाता, यानी कि आम जनता को उनके लिए इनविटेशन नहीं दिया जाता खरीदने के लिए। कंपनी के संचालक मंडल खुद से ही अपने रिलेशन के आधार पर सभी, यानी कि अपने जो रिलेटिव है, जानने वाले हैं, म्यूचुअल फंड है, नॉन रेजिडेंस इंडियन है, उनको इन शेयरों को बेच देते हैं। इस प्रकार बेचे गए शेयर के लिए कंपनी को प्रोस्पेक्टस जारी करने के लिए नहीं होता, लेकिन इसके लिए उन्हें एक स्थानापन्न पर विवरण, यानी कि उसका एक अल्टरनेटिव कोई प्रपत्र जारी करना पड़ता है प्रोस्पेक्टस का। और जो व्यक्ति ये शेयर खरीदते हैं उनके लिए एक लॉक इन पीरियड होता है, जिन्होंने इस प्रकार से शेयर खरीदे उनके लिए एक पीरियड होता है लॉक इन पीरियड। और जो लॉक इन पीरियड होता है, लॉक इन पीरियड वो 3 इयर्स का होता है, 3 साल का होता है। 3 साल तक जिन व्यक्तियों ने ये शेयर खरीदे वो इनको बेच नहीं सकते किसी दूसरे व्यक्ति को, उसे लॉक इन पीरियड कहा जाता है। तो ये था निजी इनके, हमें मतलब ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल पोर्शन था, इसके लिए हमें न्यूमेरिकल नहीं करना। उसके बाद है स्वीट समता अंश, स्वीट इक्विटी शेयर। स्वीट इक्विटी शेयर क्या होता है? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 54 के अनुसार एक कंपनी स्वीट इक्विटी शेयर इशू कर सकती है। स्वीट इक्विटी शेयर कंपनी यानी कि नगद के अलावा किसी अन्य प्रतिफल के रूप में इशू करती है, कैश के अलावा किसी अन्य प्रतिफल के रूप में करती है। और ये शेयर कंपनी अपने कर्मचारियों या संचालकों को किसी विशेष ज्ञान के बदले, कोई ज्ञान अवेलेबल कराए, बौद्धिक संपत्ति अधिकार के बदले, यानी बौद्धिक संपत्ति अधिकार के बदले इशू किए जाते बगैर कैश, यानी कि अपने कर्मचारियों और संचालकों को कंपनी जो शेयर उनको कोई विशेष ज्ञान या बौद्धिक संपदा अधिकार उपलब्ध करवाने के बदले इशू करते हैं, उसे स्वीट समतांश, स्वीट इक्विटी शेयर करते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है कि स्वीट इक्विटी शेयर किसे कहते हैं। इनके लिए भी लॉक इन पीरियड होता है, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है 3 इयर्स का, 3 साल के लिए इनके लिए भी एक लॉक इन पीरियड बनता है। तो ये था अंशों का निजी विक्रय और स्वीट समतांश। उसके बाद आता है अंशों का सार्वजनिक निर्गमन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें करने होंगे। तो इसमें सबसे पहले अंशों का सार्वजनिक निर्गमन, पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, पर विवरण जारी करना, टू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है कंपनी। जो प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस लाइक एक बुकलेट की तरह होता है, जिसमें जनता को कंपनी के शेयर खरीदने के लिए आमंत्रित किया जाता है। शेयर में, उस प्रोस्पेक्टस में कंपनी की सारी सूचनाएं लिखी हुई होती हैं कि कंपनी इसको इशू करने का उद्देश्य होता है कि जनता को कंपनी के बारे में पता चले और उसके शेयर खरीदे। इसमें कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय का पता, उसका व्यवसाय क्या है, संचालकों का नाम, उद्देश्य क्या है, निर्गमन से संबंधित जोखिम, उसमें सेबी के दिशा निर्देश, शेयर इशू करने के लिए सेबी ने जो दिशा निर्देश दिए उनका हम पालन करेंगे नहीं, खरीदने की, बेचने की क्या शर्तें, यानी कंपनी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन उस प्रोस्पेक्टस में लिखी हुई होती है, जिसे पढ़कर
शेयर खरीदने वाले व्यक्ति ये डिसाइड कर सकें कि उसे उस कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए या नहीं खरीदने चाहिए। उसके बाद आता है आवेदन पत्र प्राप्त करना, टू रिसीव एप्लीकेशन। जब व्यक्ति पर विवरण को पढ़ लेते हैं, प्रोस्पेक्टस को पढ़ लेते हैं, तो जो व्यक्ति उसको पढ़कर शेयर खरीदने का डिसीजन लेते हैं कि हाँ हम शेयर खरीदेंगे, तो वो एक एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भर के और साथ एप्लीकेशन के रुपए, एप्लीकेशन पर कंपनी शेयर में रुपए लेती है जो शेयर की कीमत का 25% से कम नहीं होना चाहिए। शेयर की कीमत का 25% से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 25% होना चाहिए। और जो पहले से कंपनी निर्धारित करती है, प्रोस्पेक्टस में लिखा जाता है कि उस बैंक में रुपए जमा करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म प्लस शेयर की 25% तक कीमत या 25% या इससे कुछ ज़्यादा जो कंपनी मांगे वो कीमत कंपनी द्वारा बताए गए बैंक में जमा करा दी जाती है। इसका अर्थ ये होगा कि ये व्यक्ति शेयर खरीदना चाहते हैं। उसके बाद आता है अंशों का आवंटन। जब शेयरों को एप्लीकेशन प्राप्त हो गई तो उसके बाद आएगा अंशों का आवंटन, टू मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर। शेयरों का अलॉटमेंट करना है, आवंटन करना है, यानी कि अब जिन जिन व्यक्तियों ने एप्लीकेशन भेजी है, जिन जिन व्यक्तियों ने एप्लीकेशन भेजी है, हम उनको शेयर अलॉट कर देंगे। जो शेयर हमने बताया था लाइक एज एक सर्टिफिकेट होते हैं, वो हम उन व्यक्तियों को इशू कर देंगे, दे देंगे कि भाई आप शेयर लो। जब हम शेयर इशू करते हैं तो यानी कि उनको अलॉट करते हैं। मान लीजिए हमने 10,000 शेयर इशू किए थे और हमारे पास एप्लीकेशन भी 10,000 शेयर के लिए ही आया, तो हम इन शेयरों को इशू कर सकते हैं, यानी कि अलॉट कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो शेयर होल्डर हैं उनसे अलॉटमेंट पर कुछ रुपए लेंगे दोबारा से, जैसे वो भी 25%, जैसे एप्लीकेशन पर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल 10 रुपये का शेयर था, 25% 2 रुपये 5 पैसे हम एप्लीकेशन पर ले लिया हमने। उसके बाद 2.5 रुपये हम अलॉटमेंट पर लेंगे, अलॉटमेंट पर 2.5 रुपये और ले लेंगे और उनको शेयर इशू कर देंगे। इसी प्रकार आगे चलेंगे, वो आप बताएंगे ये 5 रुपये और बच गए, वो कब लिए जाएंगे और कैसे लिए जाएंगे। लेकिन अगर कोई कंपनी, हो सकता है ये प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत मुश्किल है कि कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए और वो 10,000 के लिए ही उसके पास एप्लीकेशन आए। ये इससे कम भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकता है। ज़्यादा कितनी भी आए कोई समस्या नहीं, कम है तो ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा होना चाहिए, तो ही हम इनका शेयरों को इशू कर सकते हैं। जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि कम से कम इतने रुपए कंपनी के पास जरूर आए कि कंपनी ने जो पहले से कोई असेस्ट क्रय की है उसकी पेमेंट की जा सके। कंपनी ने पहले से जो असेस्ट परचेज कर रखी है हम उनकी पेमेंट कर सके। कंपनी ने जो प्रिलिमिनरी शेयर इशू करने के लिए जो प्रारंभिक खर्चे किए थे उनकी पेमेंट की जा सके। असेस्ट खरीदने के लिए या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के लिए कुछ रुपए उधार लिए थे तो उनको चुकाया जा सके। उसके पास वर्किंग कैपिटल बच जाए और व्यावसायिक क्रियाओं के संचालन में अन्य कोई व्यय हुआ है तो उनको पूरा किया जा सके। कम से कम इतने रुपए पूरे हो जाएं, इतने शेयर के लिए एप्लीकेशन हमारे पास ज़रूर आना चाहिए। लेकिन अब कोई कंपनी क्या बताए उसने कितने रुपए खर्च किए, तो सेबी ने एक गाइडलाइन जारी की है। अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 90% शेयर के लिए अगर आपके पास एप्लीकेशन आ जाती है, अगर 90% शेयर के लिए आपके पास एप्लीकेशन आ जाती है तो आप शेयर अलॉट कर सकते हैं। अगर आपके पास 90% से कम शेयर के लिए एप्लीकेशन आई है तो अगर आप पर विवरण प्रोस्पेक्टस जारी करने के 30 दिन के अंदर 90% शेयरों के लिए एप्लीकेशन प्राप्त कर लेते हैं तो आप 30 दिन में शेयर इसको अलॉट कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते, 30 दिन में आपको 90% रुपये प्राप्त नहीं हुए तो आपको 14 दिन के अंदर, ये भी क्वेश्चन बनता है कि कितने दिन, 14 दिन के अंदर ये एप्लीकेशन पर आए हुए लोगों के रुपए हमें वापस करने होंगे। जो एप्लीकेशन पर उन्होंने हमें रुपए दिए थे 25%, वो उनके हमें वापस करने होंगे। अगर हम 14 दिन के अंदर वापस नहीं कर पाएंगे तो हमें उन्हें 15% ब्याज देना होगा। अगर एप्लीकेशन 10,000 से ज़्यादा आ जाती है तो कोई बड़ी समस्या नहीं। अगर एप्लीकेशन 10,000 से ज़्यादा आ जाती है तो जैसे मान लीजिए 12,000 के लिए एप्लीकेशन आ गई तो हम 2,000 के रुपए वापस कर देंगे और बाकी को 10,000 को हम शेयर अलॉट कर देंगे। या फिर ऐसे कर सकते हैं, जिन व्यक्तियों ने 12 के लिए एप्लीकेशन भेजा था उन्हें 10 शेयर दे देंगे। इसी प्रकार आगे चलेंगे, हमारा पूरा उसे प्रोरेटा अलॉटमेंट कहते हैं, जो आगे बताया जाएगा। अब उसके बाद आता है कॉल, याचनाएं करना। जब अलॉटमेंट के रुपए आ जाते हैं तो कंपनी बाकी के रुपए शेयर के, जैसे हमारा 10 रुपये का शेयर था, 2.5 रुपये आए एप्लीकेशन पर,
2.5 रुपये हमने लिए अलॉटमेंट पर। उसके बाद जब कंपनी रुपए मंगाएगी तो क्या कहते हैं उनको, फर्स्ट कॉल, उन्हें कॉल कहते हैं याचनाएं, और सेकंड कॉल, और कोई 3 का थर्ड कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, जितनी भी चाहें उस प्रकार कॉल के अकॉर्डिंग इनके रुपए कंपनी मंगवा सकती है। ठीक है, और याचना करते समय भी कंपनी के अंतर नियमों का पालन करना पड़ता है। और थर्ड कॉल भी कर सकती है। ठीक है, और कंपनी इनके लिए अपने रूल बना सकती है कि कौन सी कॉल कब ली जाएगी। अगर इसके लिए कंपनी ने अपने कुछ रूल नहीं बना रखे हैं तो टेबल F लागू होती है। अगर अंतर नियम में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है तो टेबल F लागू होती है। और टेबल F क्या है कि किसी भी याचना पर, किसी भी कॉल पर, फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल, जैसे मान लीजिए इस पर भी 2.5 रुपये मांगे गए, इस पर भी 2.5 रुपये मांगे, किसी भी कॉल पर मांगे गए रुपये 25% से अधिक नहीं होने चाहिए। जो भी याचनाएं हैं हमें अलॉटमेंट के 12 महीने के अंदर सभी याचनाएं कर लेनी चाहिए, रुपए ले लेने चाहिए जितने रुपए लेने हैं। प्रत्येक जो याचना है, प्रत्येक जब हम कॉल कर रहे हैं कि भाई हमें फर्स्ट कॉल के रुपए दो, एक कॉल से दूसरी कॉल या अलॉटमेंट से फर्स्ट कॉल के बीच कम से कम 1 महीने का समय जरूर होना चाहिए। इतनी जल्दी नहीं मांगनी चाहिए कि उन्हें गैप दिया जाना चाहिए 1 महीने का। और उसके बाद है जब भी हम शेयर इशू करेंगे, कॉल करेंगे लोगों के लिए, तो कम से कम शेयर होल्डर को 14 दिन पहले नोटिस जरूर भेजा जाना चाहिए कि कॉल, ये नहीं कि आज ही रुपए दीजिए, उसको कम से कम टाइम पीरियड देना चाहिए। और वो टाइम पीरियड है कम से कम 14 दिन पहले उसके पास सूचना पहुंचनी चाहिए कि उस दिन उसे कॉल के रुपए जमा कराने हैं। तो अब कुल मिला के ये 4 चीज़ें निकल के आती हैं शेयर इशू करने का। एक तो अगर हम न्यूमेरिकल की बात करें तो हमें एक एप्लीकेशन की एंट्री करनी होगी, एप्लीकेशन प्राप्त करने की, दूसरी अलॉटमेंट की आवंटन करने की, उसके बाद फर्स्ट कॉल की, और उसके बाद सेकंड कॉल की। ये 4 प्रकार की एंट्री करनी होगी जो हम अगली क्लास में बताएंगे कि कैसे एंट्री करनी है। कल ये एंट्री बताई जाएंगी। और उसके बाद है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसी। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसी प्रारंभिक व्यय। जब शेयर इशू करते हैं तो कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसी होती हैं, प्राइमरी एक्सपेंसी होती हैं। वो क्या होती हैं? वो है कंपनी कि जो रजिस्ट्रेशन के लिए, जो प्रलेख तैयार करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं उन्हें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसी करते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्रलेख तैयार करने के जो खर्चे हैं, एक तो वो प्रारंभिक व्यय में आते हैं। इन पर जो स्टैंप ड्यूटी दी जाती है, वो जो ये पेपर तैयार करवाए उनके ऊपर जो स्टाम्प ड्यूटी दी जाती है, वो स्टाम्प ड्यूटी दी जाएगी उसे, वो भी प्रारंभिक खर्चे हैं। उसके बाद अथोराइज कैपिटल, अधिकृत पूंजी, अधिकृत पूंजी पर चुकाई जाने वाली ड्यूटी, अधिकृत पूंजी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, उसे रजिस्टर्ड कराने के लिए जो ड्यूटी दी जाती है वो। कंपनी की प्रारंभिक पुस्तकों की लागत, जो प्रारंभिक पुस्तकें हैं उन पुस्तकों की लागत। और यदि कि कंपनी का व्यवसाय किसी निर्मित व्यवसाय को, पहले से चल रहे व्यवसाय को खरीदने के लिए किया जा रहा है, तो उसकी जो असेस्ट और जो लाइबिलिटीज है उनका वैल्यूएशन करने के लिए जो अकाउंटेंट की फीस लगेगी, वो सभी प्रारंभिक खर्चे आते हैं। तो वो खर्चे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसी कहलाते हैं। तो ये शेयर इशू करने से, शेयर इशू कैसे किए जाते हैं कि यह शेयरों का निर्गमन क्या है, कैसे इशू किए जाते हैं, वो हमने बता दिए। इनकी एंट्री क्या होती है वो अगली क्लास में।